एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 46। एसर्शन इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू बी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये करेक्ट है, हमने पढ़ रखा है कोई भी पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो वो सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं। फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये भी ठीक है, जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों सही हो गए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट फॉर द असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। असर्शन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब देखो क्या हो रहा है, चार्ज को हमने रेस्ट से यानी इनिशियल उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, रेस्ट से हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो क्या वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रहा है तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट में आए तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, असर्शन गलत हो गया। रीज़न देखते हैं। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन ज़ीरो। अब इस केस में जब हमारा क्या होता है, क्या कहते हैं, रेस्ट से आ रहा है कोई पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, रेस्ट में आने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होगी और पार्टिकल में लगने वाला फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे v ज़ीरो दे रखा है तो फोर्स भी ज़ीरो लगेगा और जब फोर्स ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इस केस में ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ पे दे रखा है नॉन ज़ीरो, तो रीज़न भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ आर रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। असर्शन है इफ़ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड इट डज नॉट कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ। फिर से भैया, एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है बाहर से, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं ना कि वो सर्कुलर पाथ ही फॉलो करे। अगर 90 डिग्री के एंगल पे दिया होता हमें तब तो करता वो सर्कुलर पाथ, पर यहाँ पे एंगल नहीं बताया तो कंपलसरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ फॉलो करे। ठीक है, तो असर्शन ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रीज़न। पावर एसोसिएटेड with the force exerted by a magnetic field on a moving charge particle is always equal to unity। अब भी हमने इससे ऊपर वाला केस किया था जहाँ पे वर्क डन क्या आ रहा था, ज़ीरो, तो यानी कि वर्क डन ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, और वर्क डन ज़ीरो होगा तो हमें पता है पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो जब वर्क डन ज़ीरो हो सकता है तो पावर भी तो ज़ीरो हो सकती है ना। तो पावर हमेशा यूनिटी नहीं हो सकती, यूनिटी का मतलब वन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पावर हमेशा वन होगी। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकती है, तो रीज़न भी रॉन्ग हो गया। तो 48 के लिए क्या हो गया, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। Assertion है if a charge particle is projected in a region where b is perpendicular to velocity of projection then the net force acting on the particle is independent of its mass। अब ये कौन सा केस आ गया, फिर से परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, चार्ज जो है हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ऐसे केस में जो नेट फोर्स होता है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेट फोर्स मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये असर्शन तो ट्रू हो गया। रीज़न देखते हैं। द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज mv²/r। ठीक है, कि इस केस में सर्कुलर मोशन तो होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ तो फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी होता है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। ठीक है, और इस केस में कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसलिए रीज़न गलत हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, तो इसका क्या हो गया, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। असर्शन दिया गया है when a charged particle moves in a region of magnetic field such that its velocity is at some acute angle with the direction of field, its trajectory is a helix। देखिए कौन सा केस है, जब क्या हो रहा है, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, किस तरीके से कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाती है। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा जो पाथ होगा, जो ट्रेजेक्ट्री होगी पार्टिकल की, वो हेलिक्स होगी। ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू हो गया। रीज़न देख लेते हैं।
perpendicular component of velocity causes a rotating centripetal force and parallel component of velocity does not produce any force। ठीक है, तो इसका रीज़न भी करेक्ट है। अब एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये मान लिया हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ऐसे बनेगा ना, ठीक है, 90 डिग्री से कम का एंगल ले लिया एक्यूट एंगल। अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ होगा और एक कंपोनेंट यहाँ होगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट मान लिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो ये वाला कंपोनेंट ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हेलिक्स वाले केस में एक कंपोनेंट तो पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन के लिए। और ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ये कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो रीज़न भी करेक्ट हो गया, और ये रीज़न क्या है, इस वाले असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इस रीज़न से ही हमें पता चल रहा है कि आखिर हेलिक्स वाला क्या कहते हैं ट्रेजेक्ट्री क्यों हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।